मैंने ज़रूर बदला, लेकिन अपनी विचारधारा को मैंने चेंज नहीं किया। ना मैं जदयू में गया, ना मैं MIM में गया, ना मैं भाजपा में गया। किशनगंज का एक हॉट टॉपिक मुद्दा था AMU, ठीक है। आपने उसका शिलान्यास भी करवा दिया, ज़मीन भी हो गया, सारा चीज़ हो गया, फीता भी कट गया, सारा चीज़ हो गया। UPA के गवर्नमेंट ने जो है फंड भी रिलीज़ किया, लेकिन जब NDA की गवर्नमेंट आई तो वो सारे पैसे को रोक दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 करोड़ जो है AMU को फंड मिला है, ठीक है। नीतीश कुमार की सत्ता पलटने की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, फिर से RJD के साथ आकर के सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या अब वो पलटे कि नहीं पलटे, लेकिन इतना होता है कि 2025 में सरकार ज़रूर पलटेगी। भाई सिंपैथी गेन करके पब्लिक को रो रो करके हाथ जोड़ करके बोले कि हमारा ये लास्ट चुनाव है, हमको बस इस बार दे दो, अगले बार से हम नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, बिल्कुल 2020 में उन्होंने मन से बोला था, लास्ट चुनाव तो उनका तो हो चुका। अब तो 25 में फिर वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि 25 में भी नीतीश, 30 में भी नीतीश, इसका मतलब झूठे हैं वो। हाँ, राजनीति में वैसे वैसे लोग भी हैं जो कि अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए या अपने काले कारोबार को दबाने के लिए एक संरक्षण के तहत पार्टी का चोला पहन करके आवाम को लूटने का, तो ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, आपको बॉडी में एक चीज़ देखो, टैटू दिख रहा है, ये किस चीज़ का टैटू है, क्या लिखा है? ये मेरे नाम का है, ये मैंने बहुत पहले बनाया था। क्या है वो? ये मेरे नाम का 3 वर्ड है, सैयद दानिश इकबाल। हिंदुस्तान का मुकाबला अगर हो तो चाइना के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, रशिया के साथ हो, ना कि ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश के साथ हो। अगर बिहार का ही सारा आदमी अगर खड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान को मिट्टी मिलाने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस ये कितना एक अदना सा मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 कोई वजूद है। बीते साल 2024 कैसा रहा आपका, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो? बस एक तरह से मैं कहूँ कि नहीं अच्छा रहा मेरे लिए, तो बोलने से अच्छा है करके दिखाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ मैं। तो आने वाले साल में बहुत सारे धमाकेदार प्लान हैं और इंशाल्लाह वो लोग देखने को भी लोग को मिलेंगे। और जैसा कि 2025 में चुनाव भी होने वाला है। पॉलिटिक्स को बिजनेस के तौर पर देखते हैं, तो कोई समाज सेवी के तौर पर देखते हैं। आपकी नज़र से पॉलिटिक्स क्या है? खिदमत के तौर पे देखता हूँ। खिदमत के तौर पर जी। तो पॉलिटिक्स कभी भी दिल से नहीं करनी चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एडमिशन कम होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपके यहाँ वैकेंसीज नहीं है, आप नौकरी के नाम पे सबको ठग रहे हैं। तेजस्वी जब किशनगंज आए और सब बहुत सारी गुपचुप बातें भी हुई, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बातें हुई अगर आप बताना चाहें? ठीक है, हम लोग वैसे लोग हैं कि अगर वक्त पड़े तो सामने वाले को आईना भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आवाम के बीच में हम लोग को रहना है, लोगों के बीच में हम लोग को रहना है। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं किशनगंज कैलटेक्स चौक बॉडी प्लांट में, और यहाँ पर मेरे साथ दानिश इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि RJD के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और ये काफ़ी समय से बॉडी को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहे हैं, चाहे अपने बॉडी को लेकर हो, राजनीति में हो या फिर बिजनेस में हो, तीनों चीज़ में ये सफल हैं। और इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हम इनसे करना चाहेंगे। तो सबसे पहले नया साल है दानिश इकबाल साहब, 2025 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, 2024 बीत चुका है, तो सबसे पहले नया साल पर क्या मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे किशनगंज के लोगों को? सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से आपने मुझे ये मौका दिया। तो आपके माध्यम से पूरे ज़िला वासियों को, पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को मेरे तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये उम्मीद करता हूं मैं कि जितने लोगों की जो भी मनोकामनाएं, कुछ अधूरे काम जो छूट गए होंगे 2024 में, आने वाले साल में यानी 2025 में वही 2025 में उनको वो सारी चीज़ों मिल जाए, उनको कामयाबी हासिल हो, स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये साल को एंजॉय करते रहें। बीते साल 2024 कैसा रहा आपका, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो? खट्टी मीठी क्या चीज़ आपने अचीव किया या फिर क्या चीज़ खोया, अगर आप बताना चाहें? देखिए, जो चीज़ मैंने खोया है वो उसका कोई मोल नहीं हो सकता, और उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। दुखदायक भी रहा है, कुछ चीज़ें मिली तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें चली भी गई। तो मेरे लिए बस एक तरह से मैं कहूँ कि नहीं अच्छा रहा मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बस आपके लिए 2024 बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, हम समझ सकते हैं, और बाकी बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि क्यों। दरअसल कहा जाता है कि बीते चीज़ को याद नहीं करना चाहिए, और याद नहीं करे तो बेहतर है। लेकिन जो चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ है जो कि दिल के बहुत करीब होती है और कभी भुलाया नहीं जाता है। खैर, आगे चलते हैं। 2025 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, तो क्या ऐसी आपकी कोई ऐसा अज़्म है, ऐसे प्लान है जो आप करना चाहें 2025 में,
इस नए साल के मौके पर? जी 2025 में तो ऐसे कहा भी जाता है कि अपने जो आपके मंसूबे हैं उनको जाहिर कभी नहीं करना चाहिए। वक्त आएगा इंशाल्लाह सब लोग देखेंगे, क्योंकि एक्शन इज़ लाउडर स्पीकर दैन वर्ड्स। तो बोलने से अच्छा है करके दिखाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ मैं। तो आने वाले साल में बहुत सारे धमाकेदार प्लान हैं और इंशाल्लाह वो लोग देखने को भी लोग को मिलेंगे। और जैसा कि 2025 में चुनाव भी होने वाला है, तो अभी उसको लेकर के जो है यही मैं दुआ करता हूँ। और हमारे जितने भी राजद के महागठबंधन के जितने भी लोग हैं और बिहार के जितने भी खास करके युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, सड़कों पे जो घूम रहे हैं, उन सब की यही ख्वाहिश है कि आने वाले इस साल में माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वो मुख्यमंत्री बने। और जिस तरीके से रोज़गार का उन्होंने अंबार लगाया था महज 17 महीने के कार्यकाल में, तो आने वाले 5 साल जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो किस तरीके से अंबार लगेगा रोज़गार का, वो बिहार के सारे लोग देखेंगे। अच्छा, चूँकि आप 3 चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है, अपने बॉडी को लेकर के, शरीर को लेकर के, या फिर बिजनेस में देखा जाए या फिर पॉलिटिक्स में देखा जाए, तो तीनों चीज़ को अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए इम्पोर्टेंट तो लगभग सारा चीज़ है, तीनों चीज़ें। लेकिन हाँ, जो मेरा बिज़नेस है इंस्टीट्यूशन को लेके, जो उससे मेरी एक पहचान बनी, उससे हमारा एक नाम हुआ, उससे मेरी वजूद है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे लिए सबसे पहले प्रथम है। क्योंकि आपकी पहचान, आपका जो वजूद जहाँ से है, उसको कभी भी गर्क में मिलने नहीं देना चाहिए। तो मेरी जो प्राथमिक जो चीज़ है वो है मेरा रोज़गार का जो माध्यम है, जो मेरा बिज़नेस है, वो मेरा आइडेंटिटी है। दूसरा पॉलिटिक्स को लेकर के एक अलग रुचि है मेरी कि उससे मैं आम जन का जो भी समस्या है वो निवारण कर सकता हूँ, करता भी हूँ। और बॉडी को लेकर के क्या आपका मतलब, आपका बॉडी को लेकर देखिए, बॉडी में क्या है कि वो एक पैशन है। हाँ, वो मेरा एक शौक़ है, मेरा जुनून है, मेरा पैशन है। और वैसे भी कहा गया है कि हर इंसान को अपने लाइफ में एक हॉबी या एक शौक़ पालना चाहिए। तो जिसके पास शौक़ नहीं है, मेरे ख्याल से वो इंसान मुर्दा होता है। तो हर एक इंसान को कोई ना कोई एक शौक़ होना चाहिए। जैसे मुझे बॉडी बनाने का शौक़ है, मैं इसके लिए क्रेज़ी हूँ। और ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल से 10-12 साल से ये चीज़, ये जुनून, ये पैशन, ये चलता आ रहा है, कंटिन्यू चलता आ रहा है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, सर्दी हो, मैं ट्रैवल करता हूँ। तो लगभग जहाँ जैसे कि मेरा जैसे दिल्ली में और पटना में मैक्स टू मैक्स काम होता है, इन दोनों जगह पे हमारे लिए मेरा जिम है, जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ मैं आराम से वर्कआउट कर सकता हूँ। तो इसलिए ये एक तरह का मतलब, ये जुनून, ये पैशन समझ लीजिए, ये शौक़ है जो अब तक कायम है और इंशाल्लाह आने वाले कल भी में कायम भी रहेगा, जहाँ भी रहे, लेकिन पैशन को अपना फॉलो करना है। अच्छा, इससे पहले भी हम लोगों ने इसी जिम सेंटर पर यहाँ पर इंटरव्यू किया था जी, तो तब से अब तक थोड़ा डिस्टेंस हुआ है, काफ़ी लंबा समय हुआ है। तो उस बीच में कोई ऐसा दिन रहा जिस दिन आप जिम नहीं किए हैं, नागा गया हो? जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ, हादसा, जिससे बहुत कुछ बदल गया। तो हाँ, उस टाइम में मैं ये सब चीज़ से बहुत दूर हो गया था, लेकिन खैर फिर वापस अपने उसी रूटीन लाइफ में आ गया हूँ मैं। अच्छा, तो एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स को बिजनेस के तौर पर देखते हैं, तो कोई समाज सेवी के तौर पर देखते हैं। आपकी नज़र से पॉलिटिक्स क्या है? खिदमत के तौर पे देखता हूँ। खिदमत के तौर पर? जी, मैं इस पर खिदमत पे यकीन रखता हूँ। और इस्लाम में भी हमारे है कि पॉलिटिक्स अगर आप करते हो, राजनीति अगर आप करते हो, सियासत अगर करते हो, तो आवाम की खिदमत के लिए करो, आवाम के हक़ के लिए करो, उसके हक़ हुकूक़ के लिए करो, उसके जायज़ कामों के लिए करो। कोई लाचार है, कोई मजबूर है, कोई बेसहारा है, तो उसके लिए आप ये चीज़ करो। आजकल हमेशा देखा जा रहा है कि राजनीति में वैसे लोग भी हैं जो कि अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए या अपने काले कारोबार को दबाने के लिए, एक संरक्षण के तहत, या उसको कह लीजिए कि पार्टी का चोला पहन करके आवाम को लूटने का, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जब से मैं पॉलिटिक्स मैंने जब से शुरू किया है, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है पॉलिटिक्स का भी मेरे आने का। हमारे मामा जो MLC चुनाव लड़े, बता दीजिए क्या कहानी? हाँ, वो हमारे
मामा को ख्वाहिश थी तो कांग्रेस के टिकट पे 2015 में उन्होंने एमएलसी चुनाव लड़ा था कहाँ से? डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अगेंस्ट में। तो कुछ चंद वोटों से शिकस्त मिली। तो बहुत करीब से मैंने उस समय राजनीति को देखा। और पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हैं वो आपके बिल्कुल साथ हैं, ये भी नहीं है। ऐन वक्त पर हाँ, ऐन वक्त पे आपको वो कहाँ धोखा देंगे ये भी कुछ कहा नहीं आ सकता है। तो पॉलिटिक्स कभी भी दिल से नहीं करनी चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है राजनीति में। तो उस दौरान मैंने पॉलिटिक्स को काफ़ी करीब से देखा, लोगों को समझा, राजनीति मैंने समझी कि इस तरीके से भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुझे ख्वाहिश हुई कि हाँ, एक बार इस पर डीप स्टडी किया जाए, मैं भी जाऊं इसमें, एंट्री किया जाए। तो कांग्रेस से शुरुआत किया था मैंने। उस समय मैं ज़िला में सचिव था, फिर पंचायत राज का अध्यक्ष बना, फिर आरजीपीएस का मैंने कोऑर्डिनेट बना, उसके बाद यूथ में मैं उपाध्यक्ष बना कांग्रेस में ही, और उसके बाद फिर स्टेट सेक्रेटरी बना कांग्रेस में ही। और 2020 में कांग्रेस से रिज़ाइन मार के मैं आरजेडी में स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना यूथ विंग का। और अभी अब तक आप आरजेडी हैं? हाँ, आरजेडी में हैं और हाँ, आरजेडी के आप अल्पसंख्यक विचारधारा मेरी कभी चेंज नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस छोड़ने का फिर क्या वजह रही है? अगर कांग्रेस छोड़ने का, देखिए, हर एक इंसान को एक अपना प्लेस चुनना पड़ता है, सही मौके पे सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पार्टी ज़रूर बदला, लेकिन अपनी विचारधारा को मैंने चेंज नहीं किया। ना मैं जदयू में गया, ना मैं एमआईएम में गया, ना मैं भाजपा में गया। तो क्योंकि आरजेडी भी उसी विचारधारा पे चल रही है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए उस समय, तो इसलिए मैंने आरजेडी को चुना। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो इज़्ज़त सम्मान भी मिला और अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि उस जो मेरे को जो पोस्ट मिला, जो मुझे दायित्व मिली पार्टी की तरफ से, उसका जो है बिल्कुल ईमानदारी से मैं आज तक उसको निभाता आ रहा हूँ। और ख़ास तौर पे आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो सकता है वो मैं। जिस समय आप कांग्रेस में थे तो उस समय सांसद मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब सांसद थे, तो उससे आपका कैसा रिश्ता था? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता रहा है मेरा उनसे भी, और उनके लगभग बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने रहा भी मैं हूँ। और हकीकत में है कि आज भी उनको बहुत याद करता हूँ मैं। और मैं ही क्या, किशनगंज के जितने भी आवाम हैं सब उनको याद करते हैं। काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं और आलिम थे, सबसे बड़ा आलिम थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग जो होते हैं बहुत कम आते हैं दुनिया में, और अल्लाह ने उनको चलिए कि अपने पास बुला लिया, क्योंकि जो आए हैं उनको जाना ही है। तो खैर अभी वर्तमान में जो सांसद हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम के लिए हमेशा जो है खड़े रह रहे हैं। अच्छा, चलिए अब बात करेंगे तेजस्वी यादव जी यहाँ पर संवाद कार्यकर्ता दर्शन जी हाँ, कार्यक्रम के तहत यात्रा हुआ उनका किशनगंज में। किशनगंज आए तो क्या मिला किशनगंज को, क्या मिला इससे तेजस्वी यादव की यात्रा से? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं था, चुनावी कोई जुमला नहीं था, कोई भाषण नहीं था। इस कार्यक्रम करने का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मकसद ये था कि जो रूट विंग, मतलब जो रूट के कार्यकर्ता जो होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, जो सबसे नीचे हमारे हो गए पंचायत के अध्यक्ष हो गए, जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता से तेजस्वी यादव जी चाहें कि मैं खुद संवाद करूं, ताकि हाँ, मैं खुद उससे मिलूं, मैं जानूं, मैं उसकी भी एक समस्या को समझूं कि अभी पार्टी में क्या चल रहा है, आपके संगठन में क्या परेशानी है, आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं जा रही है आपके अध्यक्ष के द्वारा, या आपके साथ कोई तरह का परेशानी तो नहीं है, आप अगर ब्लॉक जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं तो आपका काम होता है कि नहीं, आपको वो इज़्ज़त सम्मान मिलता है कि नहीं, आपके संगठन का भी क्या विस्तार हो रहा है कि नहीं, आपने कमेटी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव जी चाहते एक संवाद और एक कार्यकर्ता दर्शन करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पटना नहीं जा पाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने सोचा कि इसी बहाने मैं ही क्यों न चला जाऊं। और ये कार्यक्रम जो हुआ है, ये आने वाले जो है मतलब महीने में समझिए, साल में समझिए कि ये हर साल
4 से 5 मरतबा ये चीज़ होगा ही। तो ये तो कार्यकर्ता दर्शन हो गया, बाकी आम जनता का दर्शन क्या हो पाएगा कि नहीं, कब होगा? अब देखिए हमेशा जो है मीडिया बंधु जो होते हैं वो हमेशा जो है विपक्ष से सवाल करते हैं और वो विपक्ष से ही खोजते हैं, जबकि वर्तमान में जो है सत्ता में कोई और काबिज़ है। अभी आप देखिए कि एक लंबे 2005 से अगर देखा जाए तो आज 2025 में हम लोग आ चुके हैं। इतने साले कार्यकाल में जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में वही हैं, सत्ता की मलाई तो वही खा रहे हैं। सवाल उनसे क्यों नहीं हो रही है? आज अगर सीमांचल को लेकर के मसला मसाइल चल रहा है या बिहार को लेकर के जो भी है या हमारे ख़ास तौर पे किशनगंज को लेकर के है, तो उस पर आखिर वो उन्होंने क्या कदम उठाया? आपको याद होगा जब 2017 में जब बाढ़ आया था तो वो बाढ़ में कितनी क्षति हुई थी, ये सब पूरा जग जाहिर है। लेकिन उस टाइम में भी क्या है कि नीतीश कुमार जी को ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि एक लगता है कि एक भीख के तौर पे जो है 500 करोड़ का उन्होंने बिहार को पैकेज दिया था, लेकिन वो पैकेज कहाँ गया नहीं गया आज किसी को उसका पता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ है। दूसरी बात कि सीमांचल के लिए नीतीश कुमार जी ने भी वादा किया था, बहुत लंबे लंबे घोषणाएं किए थे, उन घोषणाओं का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ? और बनाया तो बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय तो बनाया। मैं वही उस पर भी आ रहा हूँ कि ये चीज़ कब हुआ, जब चुनाव नज़दीक आया। चुनाव नज़दीक आया तब जाकर के ये आप सिर्फ बिल्डिंग देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने हर ज़िले में आपने एक डिग्री को मतलब ये इंजीनियरिंग कॉलेज डाल दिया, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज डाल दिया, ठीक है। जहाँ पे हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज के जस्ट बगल में वुमेंस ITI कॉलेज है। आप जाकर अभी उसका भी हाल जाकर के देखिएगा, ना तो वहाँ पे फैकल्टी है ना तो वहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है। और कहने को एक लंबे वक्त तक मैं बता दे रहा हूँ कि वो चालू होने के बावजूद भी उसके जो क्लासेस थे वो चुड़ली में चल रहे थे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे नहीं थे, स्टाफ वहाँ पे नहीं थे। तो वुमेंस ITI का जो मतलब जो क्लास था ना वो जाके चुड़ली ठाकुरगंज में चल रहा था। तो कैसे बिल्डिंग बना हुआ है क्या? मैं आपको यही चीज़ की मैं जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल तथ्य के साथ दे रहा हूँ। एक लंबे वक्त तक ये जो क्लासेस थे ये जाकर के ठाकुरगंज चुड़ली में चला। अब 2-4 फैकल्टी को ला करके उन्होंने रखा है। तो कहने का मतलब है कि आप इमारतें खड़े कर रहे हैं, लेकिन इमारत का जो बुनियाद होता है, जो बेस होता है, उससे आप नदारत हैं। पहला चीज़, आप लाख कॉलेज खोल रहे हैं तो बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बीटेक में 5 स्ट्रीम होते हैं, तो अगर मिनिमम पकड़िएगा तो 60 एक स्ट्रीम में 60 सीट होते हैं, तो 60 पंचे 300 होते हैं। तो 300 में आपके यहाँ एडमिशन्स क्यों कम हो रहे हैं? पहला चीज़, एडमिशन कम होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपके यहाँ वैकेंसीज़ नहीं है। आप नौकरी के नाम पे सबको ठग रहे हैं। तो आप कहने का मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन आपको दोनों देखना होगा कि आप सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। आप बना रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद वो सेल कैसे कीजिएगा वो नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग बना करके प्रोडक्ट बना करके बस ये कहने का मतलब है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किया। आप इतने सारे इंजीनियर, हज़ारों के तादाद में इंजीनियर सब निकल रहे हैं। मैं बताना आपसे यही चीज़ पूछना चाहता हूँ, चाहे BPSC ले लीजिए, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे कोई भी आप AIEEE ले लीजिए, JEE ले लीजिए, या आप ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, कितने सीट होते हैं उसमें? सीट आपको पहले देखने में कितने होते हैं? उसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, लाखों लाख की तादाद में। मुश्किल से कुछ चंद बच्चे उसमें से कम्पीट करते हैं, ठीक है। तो उन चंद बच्चों के अलावा बाकी के जो बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है? आज वही बच्चे लाखों लाख खर्च कर करके इंजीनियरिंग करके या डिप्लोमा करके या कोई भी अदर कोर्स कर करके 5,000, 10,000, 8,000, 9,000 के नौकरी करने पे वो मजबूर है। एक इंजीनियर अपने आप को गिरा करके सेल्स में जाके वो काम कर रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? तो आपको ये देखना है कि सिर्फ जो है आपने बिल्डिंग बना दिया तो आपने ये कर दिया तो आपने वो कर दिया। अरे आपने मतलब ये सॉफ्ट करने के लिए बिल्कुल ये चीज़ वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों डिफरेंट है। आप मतलब एक तरफ तो आप मतलब वो चीज़ कर रहे हो, उसको बेचोगे कैसे, आगे उसका फिर भविष्य क्या होगा वो कैसे, तो ये सब चीज़ आपको देखना होगा। तो मेन मुद्दा अगर आप देखिए तो बिहार में रोज़गार को लेकर के जो स्पेशल पैकेज की बात हुई उसको लेकर के, जो सीमांचल को जो इन्होंने कहा था उसको लेकर के, दूसरी बात सबसे बड़ा तो मुद्दा है आज ये सेंट्रल में है। आज जो है आज सेंट्रल में है
किशनगंज का एक हॉट टॉपिक मुद्दा था एएमयू, ठीक है। आपने उसका शिलान्यास भी करवा दिया, ज़मीन भी हो गया, सारा चीज़ हो गया, फीता भी कट गया, सारा चीज़ हो गया। यूपीए के गवर्नमेंट ने जो है फंड भी रिलीज़ किया, लेकिन जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो वो सारे पैसे को रोक दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 करोड़ जो है एएमयू को फंड मिला है, ठीक है। अच्छा, ये एक आरोप आप लोगों के ऊपर भी लग रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी यादव जी ठाकुरगंज आए हुए थे तो सीमांचल विकास आयोग गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हालांकि 2020 में सत्ता नहीं मिली, लेकिन बाद में जरूर 1.5 साल सत्ता में रहे, उसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई। हाँ, अब मैं आपको उस पर भी ले चलता हूँ। मुझे यही चीज़ तो खलता है ना, यही चीज़ एक खलता भी अफसोस भी होता है। देखिए, आप लोग जैसे जितने भी लोग हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, ये इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं सिर्फ 1.5 सालों के अंदर में, ठीक है। लेकिन इस 17 महीने के कार्यकाल में जो रोज़गार जो हुआ, क्या ये गिनती में नहीं आएगी? हाँ, विकास जो हुआ ये गिनती में नहीं आएगी? एक इतिहास रचा गया है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। एक समय में, एक वक्त में, एक दिन ही तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, बिहार सरकार के मंत्रियों ने दिया। तो ये आपके उपलब्धि में गिनाएंगे कि नहीं गिनाएंगे? दूसरी बात कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है। अगर गठन करने दिया गया है तो वो गठन होगा। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ। क्यों? 25 में आने के बाद मैं आपको भी बताता हूँ। आखिर आयोग का गठन हुआ ना, इतने सारे आयोग बने कि नहीं बने? इससे पहले विसूत्री कमेटी भंग था, ठीक है, विसूत्री कमेटी का भी बनी नहीं। लेकिन जैसे महागठबंधन की सरकार आई, विसूत्री कमेटी का गठन भी हुआ, आयोग भी बना, उसके अध्यक्ष भी बने, उसके मेंबर भी बने। तो ये सारे चीज़ उपलब्धि में बस वक्त ही नहीं मिला। वक्त नहीं मिला। अगर वक्त मिलता, उसके बाद जब आप सवाल करते हैं, अब तक अगर सरकार रहती तो होता, यकीनन होता। क्योंकि देखिए, उन्होंने जितने जो वादे किए उनमें से इस जितना भी उनको वक्त मिला वो अपने वादों पे कायम रहे। ठीक है, शॉर्ट के करते हैं कि तेजस्वी जब किशनगंज आए और सबसे ज़्यादा नज़दीकी आपको उसके साथ देखी, क्योंकि शुरू से अंत तक आप उसके साथ रहे, बहुत सारी गुपचुप बातें भी हुई। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बातें हुई अगर आप बताना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि गुपचुप बातें ऐसा कुछ नहीं था। उनसे जो है, हाँ, एक्चुअली क्या था कि एक तो जैसे हमारे कमेटी को लेकर के था कि अल्पसंख्यक कमेटी को लेकर के जो हम लोगों ने कमेटी का पूरा विस्तार किया था, तो उसको लेकर के उनसे बात हुई। मैंने पूरी कमेटी की जो है लिस्टें उनको दिखाई। दूसरी बात कि हमारे बारे में उनको पहले से पता था, तो हमारे लिए भी उन्होंने पूछा, स्कूल कॉलेजेस के लिए बातें की, और जो हमारा जो प्रोफाइल उनके पास जो गया था उसको लेकर के भी काफ़ी उन्होंने मेरा सराहना किया, अप्रिशिएट किया मुझे। और दूसरी बात ये है कि अभी जहाँ तक कि पता है कि सब अभी युवा का ज़माना है, तो उससे भी एक अलग कनेक्शन बना, और वो भी युवा, हाँ, युवा एक कनेक्शन ही बना। और भविष्य में बस यही कहा, आप मेहनत करते चलिए, बाद बाकी जो है फल देने वाला ऊपर वाला है, अपना काम मेहनत करना है और वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको बॉडी में एक चीज़ देखो, टैटू दिख रहा है, ये किस चीज़ का टैटू है? क्या लिखा है? ये मेरे नाम का है, ये मैंने बहुत पहले बनाया था। क्या है वो? ये मेरे नाम का 3 वर्ड है, सैयद दानिश इकबाल, ठीक है। SDE है, नहीं B नहीं है, DE है, हाँ, सैयद दानिश इकबाल। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, नीतीश कुमार की सत्ता पलटने की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, फिर से आरजेडी के साथ आकर के सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या देखिए, ये सब चीज़ जो है ये हाई लेवल की चीज़ है। ये हमारे जो भी ऊपर में जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं वो फैसला करेंगे। अब वो पलटे कि नहीं पलटे, लेकिन इतना होता है कि 2025 में सरकार ज़रूर पलटेगी। 2025 में सरकार ज़रूर पलटेगी, चुनाव होने के बाद। जी। अब वो पलटेगी जनता। तो जब सरकार पलटेगी तो क्या लगता है कि अगर सरकार पलट जाती है, आपकी सरकार बन जाती है आरजेडी की, तो किशनगंज को इससे क्या फ़ायदा होगा? किशनगंज को क्या मिलने वाला है? देखिए, किशनगंज को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो आने वाला वक्त देखेगा। हम लोग मिल के लड़ेंगे, ठीक है। हम लोग सारे लोग मिल के, देखिए हम लोग वैसे लोग हैं कि अगर वक्त पड़े तो हम लोग जो है सामने वाले को आईना भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे लोग हैं कि अगर वक्त पड़े तो सामने वाले को आईना भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आवाम के बीच में हम लोग को रहना है, लोगों के बीच में हम लोग को रहना है। क्योंकि मोदी जी के जितने भी आज के डेट में मंत्री हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, वो लोग बहुत चोरी छुपे घूमते हैं, क्योंकि उन लोग को मतलब क्या बोलते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस आप नहीं रहा कि जनता के आँख में आँख डाल करके
वो बोल सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को आज भी वो कॉन्फिडेंस है कि हम लोग आवाम की आंख में आंख डाल करके बात, हम मानते हैं कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, कुछ चीज़ें बहुत, मान ली 10 वादे अगर हुए तो उसमें से 1-2 वादा अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं है, मान सकते हैं। लेकिन 10 के 10 वादे छूट नहीं सकते हैं, इस बात का मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। अब भागलपुर से बीजेपी विधायक, भागलपुर के बिहपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक शैलेंद्र कुमार है, उन्होंने एक बहुत बड़ी विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, आरजेडी मियाँ की पार्टी है। देखिए, एक क्या बोलते हैं आपको कि पहली बात तो ये कि भाजपा में लगभग लोग जो हैं दिमागी तौर से वो लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, या दिमाग में कोई कीड़ा काट रखा होगा। ये लोग उलूल झुलूल की बयान देते रहते हैं, क्यों? मीडिया में बने रहने के लिए, अपने इस तरीके के बयान से समाज में भेदभाव पैदा होगा, समाज में, तो कह रहा हूँ ना, समाज में जो भेदभाव जो आज के डेट में है, जो नफरत का माहौल है, इन्हीं लोग का दिया हुआ है। लेकिन ये चीज़ भी आने वाले वक्त में इसका भी ज़रूर समाधान होगा। पहली बात ये कि जैसे ये लोग जो बोल रहे हैं कि आरजेडी जो है मियाँ की पार्टी है, इस तरह का जो बयान है, एक माननीय को जो है ना, इस सब तरह का लैंग्वेज शोभा नहीं देता है। और साथ ही ये भी बात कही गई है कि हिंदू अगर 2 बच्चे पैदा करे तो मुस्लिम अगर 2 बच्चा पैदा करे तो हिंदू 20 बच्चा पैदा करे। तो बिल्कुल नहीं, तो वो तो बिल्कुल जो हमारे हिंदुस्तान के जो हैं प्रधानमंत्री हैं, योगी जी लोग हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसमें कोई किसी को रोक सकता थोड़ी ना है, किसी को रोक सकता है। अब आप किसी के 2 बच्चे हैं तो किसी के 10 बच्चे हैं, अब किसी के 5 हैं तो किसी के 12 हैं। तो ये सब तरह का भाई, वो तो अपने अपने बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, स्टेमिना पे डिपेंड करता है, अपना अपना सब सोच, अपना अपना स्टेमिना है। जिसके पास इतना पावर है अपना है, ठीक है, आपके पास अगर है तो बिल्कुल आप कीजिए, आप क्रिकेट टीम खड़ा कर दीजिए, आप पे जितना है तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके पास कितना स्टेमिना है और कितना ताकत है। आपको बच्चा पैदा करने के लिए मना कौन कर रहा है? हाँ, ये पर्सनल चीज़ है। बिल्कुल आपको कोई मना कर रहा है, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला है कि भाई हम नहीं करने देंगे। तो आपको जितना इच्छा आप उतना कीजिए, आप 20 कीजिए, 50 कीजिए, 100 कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? तो ये सब फालतू का देखिए, बात में, विवाद में, इस सब में आना बेकार का। इन लोगों की बातें, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा गिरिराज सिंह भी आते हैं, फालतू का बयान दे करके चले आते हैं। इससे क्या होगा? देखिए, हर समाज में 2-4 ऐसे लोग होते हैं जो भड़काने का, अब भटकने का काम करते हैं। 2-4 ही लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय में हो, चाहे वो हिंदू समुदाय में हो। क्या लगता है इन 2-4 की वजह से यहाँ पर 100-100 लाख करोड़ को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सारे के सारे आवाम जागरूक हैं, जाग चुके हैं। ये जैसे अभी जो यात्रा निकाले थे ना कि हिंदू जगाने, हिंदू जागे हुए हैं, हिंदू भी जागे हुए, मुसलमान भी जागे हुए हैं, सिख भी जागे हुए, ईसाई, सब लोग जागे हुए हैं। किस तरह से जागे हुए हैं कि इनकी बातों में नहीं आना? हाँ, जागे हैं कि हिंदुस्तान जो आज के डेट में जो माहौल यहाँ का जो इन्होंने ख़राब कर दिया है, और जिस हिंदुस्तान की जो गाड़ी की जो रति है, जो गति है, वो जो धीमी जो पड़ गई है, इसको और किस तरीके से तेज़ी में भगाना, ताकि हमारा जो कंपेयर हो, हमारा जो मतलब जो क्या बोलते हैं लोग, जो अगर डिस्टिंग्विश करें तो वो किस में करें? हमारा मुकाबला हो, हिंदुस्तान का मुकाबला अगर हो तो चाइना के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, रशिया के साथ हो, ना कि ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश के साथ हो। अगर बिहार का ही सारा आदमी अगर खड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान को मिट्टी मिलाने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस ये एक अदना सा मुल्क है पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। कोई वजूद है? कोई वजूद नहीं है। हमारा मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला उससे होगा, आपका अमेरिका से होगा, रशिया से होगा, चाइना जैसे देशों से, यहाँ से होगा। तो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं इस सब चीज़ों में जाग चुके हैं कि इन लोगों के अब जो है ना, ये हिंदू मुसलमान, ये मंदिर और मस्जिद में नहीं आना है, ठीक है? क्योंकि इनमें अगर फंसे तो हिंदुस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। इस हिंदुस्तान को समझिए कि एक कहाँ से उठा करके कहाँ पे लाया गया है, आज वापस उसी कगार पे हिंदुस्तान को पहुँचाने की साजिश की जा रही है। तो हिंदुस्तान के जितने भी आवाम है वो जाग चुके हैं, मुतमईन है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे ही सही, देखिए हर रात का सवेरा है, ठीक है? ऐसी कोई रात नहीं बनी है जिसका सवेरा ना हुआ हो। तो बस समझ लीजिए कि भाजपा भी एक काली रात है जिसका सवेरा महागठबंधन लेकर के आएगा। अच्छा, एक चीज़ लास्ट सवाल है आपसे कि नीतीश कुमार, जेडीयू कहते हैं कि 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश प्लस 225, आपका क्या नारा है? अरे नीतीश जी का जो अब उम्र भी हो गया है। दूसरी बात की देखिए कि ये कोई नहीं जानता है सिवाय ऊपर वाला के कि वो 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
ठीक है, ये ऊपर वाले के अलावा तो मैं तो कोई खुदा नहीं हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना वो हैं, ठीक है। तो नारा देने में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे लोग मेरे बारे में बहुत सारे नारा दिए हुए हैं, मेरे बारे में नारा चल सकता है, आपके बारे में नारा चल सकता है, दानिश इकबाल। तो इसका मतलब है कि नारे से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये सब देखिए, सब फालतू का टिप्पणी है। 25 में 30 में वो आप एक चीज़ आप देख नहीं रहे हैं, उनका दिमाग भी आजकल हिल गया है, जगह पे नहीं है। विधानसभा के सदन में किस तरीके से बातें वो करने लगते हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। सबके हैं नीतीश, तो आपको किसने बोला कि सबके नहीं है नीतीश? जब बात आएगी बिहार की तो आएगी बात नीतीश की। इस तरह का बहुत सारा स्लोगन अभी चल रहा है मार्केट में। तो स्लोगन से, बातों से पेट नहीं भरता है मालिक, समझ गए ना, काम से बढ़ेगा और चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आज बीपीएससी के छात्रों के साथ क्या इन्होंने हाल किया है, एक स्टूडेंट को उन्होंने क्रिमिनल की तरह ट्रीट करवाया है, और ये सब चीज़ भी आवाम देख रही है। और इन सब चीज़ों का नतीजा आने वाले 2025 में बिहार के आवाम इनको दिखा करके रहेंगे, ये तय है। तो ये तो भूल ही जाए कि 25 में भी नीतीश और 30 में भी नीतीश और 35 में भी नीतीश। पहले 25 संभाले। दूसरी बात ये कि तो झूठ भी बोल करके तो भाई सिंपैथी गेन करके पब्लिक को रो रो करके हाथ जोड़ करके बोले कि हमारा ये लास्ट चुनाव है, हमको बस इस बार दे दो, अगले बार से हम नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, बिल्कुल 2020 में उन्होंने मन से बोला था कि ये तो हमारा लास्ट चुनाव है भाई, ये लास्ट चुनाव समझ करके हमको दे दो, उसके बाद कहानी खत्म। तो लास्ट चुनाव तो उनका तो हो चुका। अब तो 25 में फिर वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि 25 में भी नीतीश, 30 में भी नीतीश? इसका मतलब झूठे हैं वो, हाँ, मक्कार हैं वो, आंसू बहा करके लोगों से भीख मांग रहे हैं वोट का। तो पब्लिक तो यहाँ ये भी समझ चुकी है कि ये आदमी बिल्कुल झूठ बयान देता है, झूठ बात बोलता है, तो इनकी बातों में नहीं फंसना है। तो इंशाल्लाह 2025 में नीतीश क्लीन बोल्ड। हाँ बिल्कुल, ये राइमिंग नहीं बैठी। हाँ, वो राइमिंग आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनी तो वो आप लोग बना लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अभी सबसे पहले वो अपने पार्टी को बचा लें। फिलहाल मुख्यमंत्री का तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने पार्टी को बचाएं। पार्टी जिस तरीके से उनकी जो भी डामाडोल चल रही है ना, तो पहले पार्टी को बचा ले। वो पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको पहले समेट लें, फिर वो देखेंगे कि 25 में रहेंगे कि 30 में रहेंगे कि 35 में रहेंगे। ठीक है, ये थे दानिश इकबाल साहब, जो कि आरजेडी के प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। और हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभी तरीके से अपना राय रख सकते हैं। मैं फिरदौस गनी, आप देख रहे थे केडीवी लाइव। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।